हेलो लर्नर्स, मैं हूं सुनील चौधरी और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री का परिचय आज मैं आप लोगों को दूंगा कि हिस्ट्री क्या है और कैसे इसको पढ़ा जाता है। एक इंट्रोडक्शन मैं आपको हिस्ट्री के बारे में दूंगा आज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री हिस्ट्री इसको हिंदी में बोलते हैं भाई इतिहास। यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ पता ही नहीं। तो हिस्ट्री क्या है? तो सबसे पहले मेरे भाई हिस्ट्री है अतीत, अतीत के घटनाक्रम जिनके हमारे पास क्या है, साक्ष्य हैं। तो ये तो होगी भाई किताबी कहानी, लेकिन जो मुझे लगता है भाई, जो मैं महसूस करता हूँ इतिहास को, जितना मैंने पढ़ा सीखा समझा है, उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि हिस्ट्री इज़ द स्टोरी, हिस्ट्री इज़ द स्टोरी विद मैसेज। यानी कि इतिहास एक कहानी है जिसमें छुपे हुए हैं मेरे भाई संदेश, और उस संदेश को हमको समझना है, सीखना है, जानना है और अपने जीवन में लागू करना है। अब आप कहोगे कि जी हम पुरानी घटनाओं को क्यों पढ़ें? तो देखो, एक तो हो गया इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? तो जो मुझे लगता है वो क्या है, इतिहास है स्टोरी विद मैसेज। मैसेज क्या है? कहानी है जिसमें क्या है मेरे भाई, जिसमें है संदेश, ठीक है। दूसरा हो गया कि हम इसको पढ़ें क्यों। वाई, वाई भैया हम क्यों पढ़ें इसको? हम नहीं पढ़ रहे जी इसको। भाई जो घटनाएं हो चुकी हैं उनसे हम जीवन में क्या ही बदल सकते हैं और क्या हम भविष्य में उनको जान करके कर सकते हैं। तो मेरे भाई मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। देखो, जो कवि होते हैं ना, वो बड़ी अच्छे से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। तो उसी एक दो लाइनों के जरिए मैं बताऊंगा कि एक नज्म है जावेद अख्तर साहब की, ये वक्त क्या है। वहाँ पर एक लाइन आती है, पहले शुरू होती है कहानी यहाँ से कि क्या हम जब गाड़ी में बैठकर चल रहे होते हैं तो पेड़ हमको पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। तो पेड़ पीछे जा रहे हैं कि हम आगे जा रहे हैं, ये हमें पता नहीं, यानी वक्त क्या है, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं कि क्या हो ये संभव है कि पंक्ति दर पंक्ति, कतार दर कतार, पेड़, ये दुनिया, ये सब कुछ यूं ही थमा हो, बस हम ही चले जा रहे हों। हो सकता है भाई, पॉसिबल है। हो सकता है समय न गुजर रहा हो, हम गुजर रहे हो, समय वहीं खड़ा हो। जो घट चुका है वो घट रहा है, जो घटने वाला है वो भी घट रहा है। और यही मुझे सत्य लगता है मेरे भाई इतिहास को पढ़ करके, कि जो घट चुका है वो घट रहा है और जो घटने वाला है वो भी घट रहा है। क्यों? क्योंकि जो इतिहास में पहले जिस प्रकार के, जो आप कह सकते हो परिस्थितियां बनी, जिस प्रकार के फैसले लिए गए मेरे भाई, लगभग सेम वही अभी तक चले आ रहे हैं। सेम परिस्थितियां हर बार पैदा होती हैं, सेम फैसले होते हैं, सेम सब कुछ होता आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इतिहास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर वर्तमान में हमको जीना है तो हम किसके लिए पढ़ना चाहते हैं भैया? प्रेजेंट में जीने के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए। भैया किसके लिए? फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर के लिए हमको इसको पढ़ना है, जिससे कि फ्यूचर के लिए हमको, और साथ में ये भी एहसास हो, हमें ये मालूम हो सके कि हमारे यहाँ पर क्या क्या हुआ है, कैसे विकास हुआ है क्रमिक रूप से, और किस प्रकार से आगे चलना है, और क्या है हमसे क्या पास्ट में गलतियाँ हुई हैं। तो मेरे भाई सबसे ज़्यादा तो हमको उन गलतियों को सीखना है, उन गलतियों को सुधारना है जो हम पहले कर चुके हैं। जैसे कि आज के समय में सबसे ज़्यादा लोग समाज को गाली दे रहे हैं, जबकि ये लोगों को ये नहीं पता है कि समाज क्या है। समाज को जाने बिना समाज को गाली दे रहे हैं। समाज को वो स्ट्रक्चर नहीं पता, समाज का संरचना पता ही नहीं उन्हें कि क्यों समाज का निर्माण हुआ और किस प्रकार से समाज का विकास हुआ मेरे भाई। देखो, समाज में जो भी शुरू होता है वो अच्छे के लिए शुरू होता है और अंत होते होते उसका बहुत बुरी स्थिति पहुंच जाती है। तो बहुत बुरी स्थिति में उसका अंत होता है, चाहे वो देवदासी हो, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो जाति हो आज के समय में, चाहे वो वर्ण व्यवस्था हो, जो भी हो, अच्छे के लिए शुरू होती हैं और अंत तक पहुँचते पहुँचते वो एकदम खराब स्थिति में पहुँच जाती हैं और उनको ख़त्म करना पड़ता है मेरे भाई, बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है इतिहास क्यों क्या है और इतिहास को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको एक बात और बता दूं कि इतिहास का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको एंशियंट हिस्ट्री को लेकर के, कि किस प्रकार से हम हिस्ट्री को पढ़ने का काम करेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, चलो इस प्रकार से लिख लेते हैं जिससे कि समझने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। चलो लाइन इस प्रकार से समझते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? देखो, ये टाइमलाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे और इस टाइमलाइन पे हम अलग अलग
अलग अलग टाइमलाइन है, और इन टाइमलाइन पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम भाई बात करेंगे ऋग वैदिक पीरियड की। किसकी? ऋग वैदिक पीरियड की। ऋग वैदिक पीरियड यानी कि ऋग वैदिक काल। चलो हिंदी में नहीं लिखते हैं इसको, इंट्रोडक्शन क्लास है, जब पढ़ाएंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है अभी इंग्लिश में ही काम चला लेते हैं। ठीक है, तो एक चलो लिख ही देते हैं यार फिर, चलो छोड़ो यार। तो ऋग वैदिक काल, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड या वैदिक पीरियड। बेसिकली ये वैदिक पीरियड के ही हिस्सा हैं दो, जिसको हम हिंदी में उत्तर वैदिक काल भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? उत्तर वैदिक। तो उत्तर वैदिक काल है। उसके बाद मेरे भाई क्या आता है? उसके बाद आई 6th सेंचुरी बीसी, जिसको हम बुद्ध काल या जनपद महाजनपद वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 6th सेंचुरी बीसीई, ये भी बात करेंगे कि बीसीई क्या होता है, एसी क्या होता है, एडी क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली जनपद काल है, जनपद काल है मेरे भाई। इस जनपद काल के बाद आता है मौर्यन पीरियड मेरे भाई। क्या आता है? मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड आता है, मौर्य काल आता है। मौर्य काल के बाद पोस्ट मौर्य आते हैं। पोस्ट मौर्य यानी कि उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल के बाद अगर हम बात करें मेरे भाई तो पोस्ट मौर्य आते हैं। क्या आते हैं? पोस्ट मौर्य आते हैं। तो कौन आते हैं? पोस्ट मौर्य हो गए भाई। इसके बाद आते हैं गुप्ता। इसके बाद कौन आते हैं मेरे भाई? इसके बाद आते हैं गुप्ता, लेकिन गुप्ता को हम यहाँ ना रख के दूसरी लाइन में रखेंगे। यहाँ से रख लें इस प्रकार से। तो उसके बाद आते हैं गुप्ता। गुप्ता आते हैं, गुप्ता पीरियड यानी गुप्त काल। गुप्ता काल, गुप्ता काल की बात करेंगे। इसके बाद आता है मेरे भाई पोस्ट गुप्ता। उत्तर गुप्त काल, उत्तर गुप्ता। और फिर उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है मेरे भाई राजपूत। राजपूत आते हैं। इसके बाद मिडेवल यानी मध्यकालीन हिस्ट्री शुरू होती है। तो ये है राजपूत काल। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करें कि किस प्रकार से हम चीज़ों को समझेंगे, तो उसकी बात करें तो सबसे पहले भाई कलर चेंज करेंगे। सबसे पहले है ऋग वैदिक की बात करें तो यहाँ पर पास्टोरल इकोनॉमी हुआ करती थी। कैसी? पास्टोरल इकोनॉमी हुआ करती थी। अगर आपको नेट जेआरएफ वगैरह के लिए पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या होते थे? गडरिये हुआ करते थे। गडरिये हुआ करते थे, देहाती लोग हुआ करते थे, जो क्या है पशु चारण की बात करते थे। यहाँ पर गाय बेसिकली केंद्र में रही मेरे भाई। लेकिन लेकिन गाय केंद्र में रही, क्या आप लोगों को ये पता है कि भैंस क्यों नहीं रही? भाई गाय माता है तो भैंस भी तो कुछ मौसी ताई चाची कुछ तो होनी चाहिए ना। तो भैंस भी, भाई ऑफेंड मत हो जाना यार, कोई आजकल लोग ऑफेंड बहुत होते हैं। ठीक है, चीज़ों को समझना जरूरी है। अच्छा, तो गाय सेंटर में रही, यहाँ पर केंद्र में रही, भैंस क्यों नहीं रही? तो वह उसका कारण क्या है? उसका कारण है भाई जब वो आर्य लोग थे, यहाँ पर क्या थे? आर्य लोग थे वैदिक पीरियड में। तो आर्य लोग कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया वगैरह से आए थे। तो वहाँ पर जो ट्रॉपिकल जोन है, उस ट्रॉपिकल जोन की अगर हम बात करें, सब ट्रॉपिकल सॉरी, तो उस जोन में क्या है, ऊपर से आए थे। वहाँ पर क्या है, भैंसें नहीं होती हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गाय पाई जाती हैं, घोड़े पाए जाते हैं। तो मेरे भाई उन्होंने उन्हीं पशुओं का वर्णन ज़्यादा किया, महिमा मंडन ज़्यादा किया जो वहाँ पर पाए जाते थे उनके यहाँ पर। तो उन्हीं को यहाँ पर आकर के उन्होंने प्रचलन शुरू किया। केवल और केवल उन्हीं पशुओं के बारे में उनको जानकारी थी कि उनको क्या बनाया सकता है, घरेलू बनाया जा सकता है मेरे भाई। बाकी डिटेल में आगे जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो ये बेसिकली एक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये गडरिया की इकोनॉमी थी, देहाती इकोनॉमी थी। अब 1000 बीसी में यहाँ पर भाई देखो, जब काल बदलता है ना तो काल ऐसे ही नहीं बदल जाता है। काल बदलने के पीछे जिम्मेदार होती है तकनीकी टेक्निक, और टेक्नोलॉजी जब चेंज होगी पूरे एंशिएंट के दौरान, जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी मेरे भाई तो क्या होगा, काल बदलेगा। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी चेंज हुई 1000 बीसी में। आयरन
आयरन की खोज हुई मेरे भाई, आयरन की, किसकी खोज हुई, आयरन की खोज हुई। और उस आयरन की खोज से क्या हुआ, आयरन की खोज से काल बदला। और काल क्यों बदला, क्योंकि यहाँ पर शुरू हो गया भैया एग्रीकल्चर। क्या शुरू हो गया, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की क्या हुई, शुरुआत हुई, खेती की शुरुआत हुई, शुरुआत हुई, खेती की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से समय बदलता है, काल बदलता है, और उत्तर वैदिक काल हम इसको कहने लग जाते हैं। यहीं पर ग्रंथ वगैरह लिखे गए, लिखने का काम हुआ। यहाँ पर वो मुंह जुबानी एक के बाद एक आगे की पीढ़ी में बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उनको लिखना शुरू कर दिया इन लोगों ने। इसके बाद यहाँ पर जब एग्रीकल्चर शुरुआत हो चुकी है भाई, क्या हो चुका है, क्या हो चुका है, एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी है, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर का और विकास हुआ और यहाँ पर बन गया एग्रीकल्चर सरप्लस। एग्रीकल्चर सरप्लस क्या है, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो इतना हो गया कि अपने खाने के अलावा अब हम उसको बेच भी सकते हैं। तो जब बात आई बेचने की, व्यापार करने की मेरे भाई, तो एक क्लस्टर बन गए, एक क्या बन गए, समूह बन गए। क्या बन गए, समूह बन गए। और वो समूह कहलाए मेरे भाई नगर कहलाए। वहाँ पर व्यापार होने लगा, वहाँ पर संचार के साधन अच्छे उपलब्ध थे, वहाँ पर जीविका के लाइफ स्टाइल की जो कंडीशंस थी वो बेहतर थी, जिनकी वजह से क्या कहलाने लगे वो कहलाने लगे भैया नगर। तो नगर कहलाने लगे तो शुरू हो गया अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण शुरू हो गया मेरे भाई, नगरीकरण शुरू हो गया। कहाँ पर, जनपद काल में। और यही जो नगरीकरण है इसको भाई मोमेंटम मिला, गेट्स मोमेंटम, मोमेंटम, इसको क्या मिला, मोमेंटम मिला, इसको मोमेंटम मिला। और ये क्या कर गए, ग्रोथ कर गए भाई, एकदम से इसको झटके से तरक्की हुई और बहुत ज़्यादा नगरों का निर्माण हुआ। कई इतिहासकारों ने तो कहा है कि मॉडर्न पीरियड में नगरों की संख्या इतनी थी जिनको गिना नहीं जा सकता। यानी कि हर गांव, हर समूह, हर कस्बा, सब क्या थे, नगर थे। जो भी बस्ती हुआ करती थी सब नगर बन गई। इतना ज़्यादा विकास हो गया किसका, मोमेंटम हो गया आपका नगरीकरण का। और इस नगरीकरण की वजह से और क्या हो गया, ब्यूरोक्रेसी डेवलप हो गई, क्योंकि पैसा आने लगा भाई ट्रेड से। तो पैसा आने लगा किसके पास, राज्य के पास। तो ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का विकास हुआ। और नौकरशाही कैसी हुई, वो भी विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ नौकरशाही यहाँ पर देखने को मिली मेरे भाई आपको। और इसके बाद पोस्ट मॉडर्न में ये पहुँच गया भैया पीक पर। ये जितनी भी कहानी है किसकी, नौकरशाह की, पैसे की, मनी इकोनॉमी की, तो यहाँ पर बेसिकली क्या चल रहा है, यहाँ से कहानी शुरू हुई है। और यहाँ तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या चल रहा है, मनी इकोनॉमी चल रहा है मेरे भाई, मनी इकोनॉमी। या हम कह सकते हैं कि करेंसी सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो गया, करेंसी सिस्टम, यानी कि एक समृद्ध अर्थव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है, समृद्ध, समृद्ध अर्थव्यवस्था, समृद्ध अर्थव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद ये पीक पर पहुँचती है अपने पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। अब पीक, हर पीक के पास जब आप किसी चोटी पर चढ़ते हो और इस चोटी के पीक पर पहुंचते हो तो मेरे भाई यहाँ से ढलान में आना आपका क्या है, निश्चित है। तो पीक के बाद, हर पीक के बाद, हर चोटी के बाद ढलान आता ही आता है। तो ये क्या है, नेचर है। तो चेंज इज द नेचर ऑफ लॉ, हम कह सकते हैं चेंज इज द नेचर ऑफ लॉ, नेचर ऑफ लॉ। ये क्या है, नेचर है, नेचुरल है भाई, चेंज आना ही आना है। तो जो चेंज हुआ और चेंज होने के बाद में इसका मनी इकोनॉमी का, करेंसी सिस्टम का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। जब डिक्लाइन हुआ इस समृद्ध अर्थव्यवस्था का, तो ये जो फेज है वो फेज कहलाया ट्रांजिशन फेज। क्या कहलाया मेरे भाई, ये फेज कहलाया ट्रांजिशन फेज। कौन सा वाला, गुप्ता वाला। तो इसके लिए ये सब करते हैं। तो ये ट्रांजिशन फेज कहलाया, ट्रांजिशन फेज, संक्रमणीय काल। ये संक्रमणीय काल था भाई। यहाँ पर फ्यूडलिज्म जो आपकी जो क्या है एलिमेंट है वो उभर के आने लगे। फ्यूडलिज्म, सामंतवाद की जो व्यवस्था है वो उभर के आने लगी। और इसी सामंतवाद को यहाँ पर मिलता है भैया मोमेंटम। क्या मिलता है, मोमेंटम मिलता है, यानी कि ग्रोथ होती है इसकी और ज़्यादा। इसको
पर्याप्त जो वातावरण चाहिए हो मोमेंटम के लिए, अपनी तरक्की के लिए, फ्यूडलिज्म को, सामंत लोगों को, वो गुप्ता काल में देखने को मिला। जैसे जितनी भी ज़मीनें दान की गई उन पर क्या हो गया, वंश के अनुसार उन पर राज हुआ, शासन हुआ, जिससे वो सामंत के रूप में उभर के आने लगे। उन सारी सोसाइटी को, इकोनॉमी को, पॉलिटी को, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हर तरीके से हम लोग किसी भी उसको जानने की कोशिश करेंगे, साम्राज्य को, कि उसकी इकोनॉमी क्या थी, उसकी पॉलिटी क्या थी और उसकी सोसाइटी क्या थी। सोसाइटी में हम रिलीजन को भी जानने की कोशिश करेंगे कि, और यहाँ पर ये क्या है, पीक पर पहुँच गई। तो यहाँ पर क्या पहुँच गए मेरे भाई, पीक पे पहुँच गए। सबसे ज़्यादा तरक्की तो इन लोगों ने यहाँ पर की। तो यहाँ से क्या है, पूरी की पूरी पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी चेंज हो गई मेरे भाई। इकोनॉमी चेंज हुई, इकोनॉमी चेंज होने की वजह से भाई क्या होता है, सोसाइटी चेंज होती है। आप अफगानिस्तान की सोसाइटी देख सकते हो, फ्रांस की सोसाइटी देख सकते हो, अमेरिका की सोसाइटी देख सकते हो। फ्रांस में क्या नहीं है, स्टेट के पास पावर ज़्यादा नहीं है, सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं है लोगों को देने के लिए, तो वहाँ पर महिलाओं के लिए बुर्का बना दिया गया मेरे भाई, कि बुर्का आपके लिए कंपलसरी है। सरिया लॉ के अकॉर्डिंग चला रहे हैं वो लोग, शासन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डरा के, धमका के कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है लोगों को। लेकिन अगर हम बात करें वहीं अमेरिका की, वहीं फ्रांस की, तो फ्रांस ने बुर्के को बैन क्यों किया? तो सबसे पहले तो आप पॉलिटी की क्लास जा करके देख सकते हो मेरी, कि फ्रांस में क्या है कि नेगेटिव क्या है, नेगेटिव सेकुलरिज्म है। तो हमारे यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ पर नेगेटिव सेकुलरिज्म है। तो सबसे पहले तो वो कारण है नेगेटिव सेकुलरिज्म का। दूसरा क्या है मेरे भाई, कि फ्रांस में सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, तो वो उसको बैन करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर बुर्का लगा लिया तो लिपस्टिक तो दिखेगी नहीं, तो उनको लिपस्टिक तो दिखानी है भाई लैक्मी की। अलग अलग ब्रांडेड हैं, अलग अलग, हम तो लैक्मी तक ही जानते हैं भाई, मिडिल क्लास लोग हैं। चलो तो उस प्रकार से क्या है, सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि इकोनॉमी है तो सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी है तो सोसाइटी चेंज होगी भाई। आज लोगों के पास पैसा आ रहा है तो हमारे यहाँ भी सोसाइटी चेंज हो रही है, बन रही है ना रीलें, ठीक है, तो सोसाइटी चेंज हो रही है हमारी भी। तो इकोनॉमी के साथ साथ सोसाइटी चेंज होती ही होती है भाई। आपके पास पैसा आएगा तो आपकी सोसाइटी चेंज नहीं होगी। आप अच्छी सोसाइटी में घर लोगे, गाड़ी लोगे, अच्छा कपड़ा पहनोगे, अच्छा खाओगे, अच्छे होटल में जाओगे, अच्छा घूमने जाओगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को एक एक से हम सभी को पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे कि सोसाइटी कैसे बनी, जाति कैसे बनी, गोत्र कैसे बना, क्यों गाय गाय सेंटर रही, भैंस सेंटर में नहीं रही, किस पीरियड में क्या क्या घटनाएं घटी। उन सारी चीज़ों को हम एक एक से क्रम में जानने की कोशिश करेंगे भाई। टेक्नोलॉजी को देखते ही रहना है, ठीक है। सारी चीज़ों को जानेंगे। अब जैसे गणेश महोत्सव की अगर हम बात करें, गणेश महोत्सव मनाया जाता है तो वो कब से मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है, ये आप कभी सर्च करना, और क्यों मनाया जा रहा है और किसने शुरू किया, उसके पीछे का कारण क्या था। वो कारण तो आप कंप्लीट हो गया भाई, देश आज़ाद हो गया, वो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, लेकिन वो उसको फिर भी एक मानक के तौर पर, एक पहचान के तौर पर मनाया जा रहा है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग सभी जानेंगे कि क्यों बुद्धिज़्म यहाँ पर, जो 6th सेंचुरी BC में बुद्धिज़्म का उदय हुआ, ऐसा क्या हुआ इस सोसाइटी में कि बुद्ध को एक नया धर्म शुरू करना पड़ा। क्या बुद्ध उस समय अकेले थे जो धर्म शुरू कर रहे थे? तो नहीं, बुद्ध अकेले नहीं मेरे भाई। बुद्ध और जैन तो दो धर्म प्रचलित हो गए, लेकिन उस समय पर ऐसे ही 64 संप्रदायों का उदय हुआ, 64 धर्मों का उदय हुआ। अब 64 धर्मों का उदय क्यों हुआ, वो चाहते क्या थे, उनकी आइडियोलॉजी, विचारधाराएं क्या थी, और उसको रोकने के लिए, उस विखंडन को रोकने के लिए भाई, समाज अलग अलग विचारधाराओं में अगर जा रहा है तो उसको रोकने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आती है, नया एक कंसेप्ट आता है अवतारवाद का। और उस अवतारवाद के कंसेप्ट से पूरी कंट्री को फिर दोबारा से यूनाइट किया गया, एकता करी गई, एक बनाया गया पूरे देश को। और एक बनाने के बाद मेरे भाई क्या किया गया, उसको मेन डाइटीज, 3 डाइटीज के साथ कनेक्ट किया, उनकी वाइफ के साथ कनेक्ट किया, और पूरे के पूरे देश को दोबारा से सनातन की सेम धारा में, एक ही धारा में लाने का काम किया उस अवतारवाद ने। तो इस तरीके से कैसे कैसे क्या क्या हुआ, इंटरेस्टिंग तरीके से सारी बातों को जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे कैसे विकास हुआ हमारा सोसाइटी का, इंसान का, ठीक है। तो आगे आते हैं कभी क्लास लेकर के, बाकी आपके रेस्पॉन्स को देखते हुए तय करेंगे कि कब से क्लास लानी है, क्या करना है, कैसे करना है, ये लोग तय करेंगे, आप लोग। तो ये बात तय करेंगे आप लोग। चलिए, तो यहाँ तक के लिए आप लोग समझ चुके हो कि इतिहास क्या है।
कैसे है, क्यों है। और अगर एक एग्जांपल देना चाहूँ मैं कि इतिहास को कैसे समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बताइए गांधी जी ने 1919 से 1939 तक जो संघर्ष किया, उसमें आम लोगों को सड़क पर, रास्ते पर उतारा, सड़क पर उतारा मेरे भाई, रोड पर, और उनकी कुर्बानियाँ दी। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इतना लंबा संघर्ष क्यों किया, क्यों उन्होंने शॉर्टकट नहीं अपनाई। अगर उनको प्रभावित करना इतना ही शौक है और इतना अच्छे से वो प्रभावित कर सकते हैं, तो मेरे भाई क्यों नहीं उन्होंने शाही वर्ग को प्रभावित किया और उनको इकट्ठा करके अंग्रेजों से बहुमत छीन लेते और एक सेना खड़ी करके वो लड़ लेते भाई। शाही वर्ग के पास सेनाएं उस समय भी थी, उस समय भी थी भाई शाही वर्ग के साथ पास सेनाएं। देश आज़ाद हुआ था, उस समय की जो फौज थी हमारी, करीब 4 लाख के आसपास की फौज रही होगी, 4-5 की, उससे ज़्यादा तो क्या थी, 4-5 की थी या उससे भी कम थी, ऐसा कुछ था, मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो शाही वर्ग के साथ लड़ करके क्यों उन्होंने संघर्ष नहीं किया, क्यों आम लोगों की कुर्बानियाँ दी, तो उसका कारण जानेंगे क्यों भाई। ये तो ये जो क्यों है ना, ये इसी में छुपा है संदेश। और बिना संदेश के इतिहास को पढ़ना अधूरा है मेरे भाई। इतिहास को क्यों के साथ पढ़ना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, उस मानसिकता को, उस विचारधारा को जानने की हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में ऐसा महसूस करो कि उस परिस्थिति में अंदर चले जाओ कि जैसे मैं खुद उस परिस्थिति में वहाँ पर मौजूद हूँ। उस तरीके से उस लेवल तक सोचने का जो मज़ा है ना इतिहास में, तभी आता है जब कोई साथ में हो, जब कोई साथ में पढ़ने वाला हो, तो उस लेवल तक पढ़ाने का मज़ा आता है भाई। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो अच्छे से ही पढ़ेंगे भाई। बाकी आप लोगों के जो भी रेस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग तय करेंगे कि आगे किस प्रकार से बढ़ना है और कितना आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतने धैर्य से यहाँ तक आने के लिए साथ में। बाकी हमारी पॉलिटी की क्लासेस भी चल रही है भाई, तो वहाँ पर आकर के आप पॉलिटी भी एक बार चेक कर सकते हो, चैनल को विजिट करके। चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन में, यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।